जो भाई साहब कला वाले बच्चे थे ना, बहुत परेशान होते रहे थे आर्ट वाले बच्चे। अरे गुरुदेव, हमने तो समाज शास्त्र ले रखा है, अकाउंटेंसी ले रखा है, कंप्यूटर ले रखा है गुरुदेव, इतिहास भूगोल ले रखे हैं, नागरिक शास्त्र लेकर रखे हैं। हम क्या कर भाई, हमारा तो कुछ गुरुदेव कल्याण ही नहीं कर रहे हैं, तो अब आपके लिए आ गए हैं कल्याण करने के लिए। एकदम वरदान साबित होगा सर, ये जो पेपर है वरदान साबित होगा, क्योंकि ये पेपर नहीं, रामबाण इलाज है आपके लिए, ठीक है ना। और जितने मैं आपको सेट दे दूंगा इतने में काम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं, और मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा पूरा। ये क्या है, पेपर आपका सॉल्व है। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी और गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड भैया कर लो, ठीक है ना। पूरा वहां पे आल्ट का मिल जाएगा। तो ये आपका क्या है, सोशियोलॉजी बोले तो समाज शास्त्र का पेपर है। पेपर कोड 340 एफआर है आपके बोर्ड में आने वाले, और यहाँ पे 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए 33 नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी, किसमें, सोशियोलॉजी में बात करें तो समाज शास्त्र में, ठीक है ना। टाइम 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। प्रारंभ जो 15 मिनट दिए गए हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, कुछ निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला निर्देश क्या है, ध्यान देना, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। सेकंड पॉइंट है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी है। प्रश्न 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिसका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। अब प्रश्न से 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है, जिसका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। अब प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय है, जिसका प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो ये रहा क्लास 12 सोशियोलॉजी बोले तो समाज शास्त्र का पेपर सर, फुल सॉल्व आने वाला पेपर है सर, आपके बोर्ड में छपने वाला है। आप इसको पूरा तैयार कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो आर्ट वाले बच्चे हैं भाई, कुछ भी नहीं है, नहीं, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है यार, मतलब समझ लीजिए चलिए एकदम धुआं धुआं करा देंगे, टेंशन मत लेना, बस चैनल जुड़िए। नंबर 1 साइंस और आर्ट के लिए यूपी बोर्ड में नंबर 1 चैनल है पेपर के लिए, एसकेएम स्टडी, दिमाग में बैठा लो। सिलेबस पढ़ो पूरी दुनिया से, पेपर और टॉपिक के लिए आ जाना एसकेएम स्टडी पर, हम दे देंगे ऐसा कंटेंट कि आपका मजा आ जाएगा सर। 95% क्वेश्चन एकदम फंसा के लेकर आएंगे एकदम बोर्ड में, टेंशन मत लेना यार, टेंशन मत लेना। चले, खंड क बोले तो खंड का, वैसे खंड का इसमें नहीं होता, हटा सकते हैं, वो टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। बहुविकल्पी प्रश्न है, क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक उत्तर सही है, चुनकर लिखिए। पहला, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। करेजा, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में, नोट कर लो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, 1828 में हुआ था। प्रभु जाति यानी प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी थी, तो प्रभु जाति यानी प्रबल जाति की जो अवधारणा दिए थे, एम एन श्रीनिवास ने दिया था। किसने दिया था, एम एन श्रीनिवास ने दिया था। क्लियर। अगला है यहाँ पे आपका, अगला है यहाँ पे कौन सा है देखना, तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है। तो आपका जातिवाद भी है, एकीकरण का बाधा, क्षेत्रवाद भी है, और भाषावाद भी है, ठीक है ना। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी। अच्छा, ये क्या मतलब है, कौन सा भारत में राष्ट्रीय एकीकरण, यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्र में अपने एकता नहीं है, किसकी वजह से, जातिवादता है अपने भारत में। भाई ये इस जात के, वो इस जात के, ये भाषा बोलता है, वो भाषा, ये धर्म मानते, वो धर्म, तो ये सब एकीकरण में बाधा है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन आपका डी वाला। भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी अप्रैल 1918 में हुई थी। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना अप्रैल 1918 में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का प्रकार है, तो इसमें जो परिवार का प्रकार है, मूल भी परिवार है और संयुक्त परिवार, यानी कि राइट ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है, तो जो ग्रामीण समाज की विशेषता है, कृषि भी है, और क्या है, कम जनसंख्या भी है, कम जनसंख्या भी है, और प्राथमिक संबंध भी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला यहाँ पे आपका 7वां वाला है, बाजार क्या है, तो बाजार एक समिति है। बाजार क्या है, बाजार एक समिति का नाम है, करेजा क्या है, बाजार एक समिति है। अगला है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समाज की विशेषता नहीं है, तो इसमें से विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये जनजाति समाज की विशेषता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनजाति समाज की विशेषता नहीं है। अगला है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय कितना है, तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीकरण कितना परसेंट है, 31.2%,
नगर हैं। कितना है नगरी? उतना 31.2% है। अगला है यहाँ पे, भारत का कौन सा संशोधन, भारत का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो भारत का कौन सा संशोधन, 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से क्या है, संबंधित है। ठीक है ना, कौन सा? 73वां संशोधन। उसके बाद आपके पेपर में आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 25 शब्दों में आंसर देना रहेगा, काम खत्म। नगरीय समुदाय को परिभाषित कीजिए। क्या होता है नगरीय समुदाय? तो नगरीय समुदाय से तात्पर्य उस समुदाय से है जहां जनसंख्या ग्रामीण समुदाय से अधिक हो, लोगों का जीवन ऊंचा हो, वहां की संस्कृति और सभ्यता में क्या हो, आधुनिकता हो, उसे हम लोग नगरीय समुदाय कहते हैं। अगला है, उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? सीधा लिखेंगे, उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अंशतः या पूर्णतः, क्या है, असतः या पूर्णतः राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर उसका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दोहन करता है, उसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। अगला है यहाँ पे 13 नंबर वाला, क्षेत्रवाद की 3 विशेषताएं लिखी। तो क्षेत्रवाद की कौन कौन सी 3 विशेषताएं हैं? तो क्षेत्रवाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्र की अधिकार या प्रभाव को प्रोत्साहित किया जाता है, और इसकी 3 विशेषताएं। सबसे पहले, एकात्मक राज्यों के भीतर क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग, क्षेत्रीय आधार पर केंद्रीय राज्य का संगठन, राजनीतिक विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता जो होता है, यह आपका क्षेत्रवाद का क्या है, विशेषताएं हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14, सामाजिक बहिष्कार को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक बहिष्कार क्या होता है? कि यदि कोई व्यक्ति या समूह को किसी भी सामाजिक या धार्मिक रीति रिवाज या समारोह को देखने या रोकने का प्रयास करता है, तो इसे सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। क्या बोलते हैं? सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। अगला है यहाँ पे, सामाजिक संस्थाओं की 3 विशेषताएं लिखी हैं। तो सामाजिक संस्थाओं की 3 विशेषताएं क्या क्या है? तो सबसे पहली विशेषता ध्यान देना, सामाजिक संस्थाएं प्रकृति में अपेक्षाकृत स्थिर और अस्थायी होती हैं। संस्थानों की एक संरचित और संगठित संरचना होती है। सामाजिक संस्थाएं प्रकृति में अपेक्षाकृत स्थिर और क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। संस्थानों की एक संरचित और संगठित क्या होती है, संरचना होती है। और अगला, इनका विकास प्रायः अनियोजित होता है और समय के साथ विकसित होता है। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे आपका 16 नंबर वाला, क्या है, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? संस्कृतिकरण किसे कहते हैं और संस्कृतिकरण से हम क्या समझते हैं? ध्यान देना, संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निचली जाति या जातियां जाति पदानुक्रम में अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए उच्च जातियों के सांस्कृतिक तरीकों से अपनाती है। संस्कृतिकरण निचली जाति की सामाजिक गतिशीलता में क्या होती है, सहायक भी सिद्ध होती है। अगला है यहाँ पे 17 नंबर वाला, सर अच्छा आप कहेंगे गुरुदेव आप आर्ट साइंस इतना क्यों पढ़ा लेते हैं सब कुछ? भाई पढ़ाई किया यार, पढ़ते हैं। आई एम सिविल इंजीनियरिंग, आई एम बायोलॉजिकल, मतलब कैसे बायोलॉजी भी मैंने पढ़ा है, आर्ट मैंने पढ़ाई कर रखा है। जो ये लॉकडाउन के समय और उसके बाद जो मेरी पढ़ाई थी जर्नी, वो कुछ इसी प्रकार से थी कि मैंने सब कुछ पढ़ा, कला भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ा, मैथ भी पढ़ा, साथ ही साथ अगर बात करेंगे इंजीनियरिंग भी मैंने कंप्लीट की। और एक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, एक बात ध्यान देना, ठीक है ना। पढ़ाई है यार, पढ़ाई आप करते जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने भाई पूरी पढ़ाई करके रखी है, इसीलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आज आपके सामने। तो टेंशन ना लो, जितने भी बच्चे हैं मुझे पता है कि जो भी मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा बोर्ड के समय 2-2 लाख बच्चे जुड़ेंगे, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका बड़ा भाई हूं, विश्वास करना, हर एक प्रश्न पेपर से फंसा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ग्रामीण नगरी सांतत्य से क्या अभिप्राय है, क्या होता है? ग्रामीण नगरी सांसत्य ग्रामीण और नगरीय प्रणालियों के सामाजिक संबंधों की परस्पर विरोधी प्रकृति एक रैखिक प्रतिनिधित्व है। यह विभिन्न प्रकार के समुदायों को क्या करती है, वर्गीकृत कर ले, और उनके परिवर्तन को समझने के लिए क्या है, अवधारणा है। अगला है प्रश्न नंबर 8, क्या बोल रहा है, प्रेक्षण पद्धति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो प्रेक्षण पद्धति प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? प्रेक्षण पद्धति एक सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और सांख्यिकी आदि के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। इसका उद्देश्य एक नमूने का अध्ययन करके उस पूरी आबादी के विषय में क्या
निष्कर्ष निकालना होता है। क्लियर है ना? देख सकते हैं सब। 3-3 नंबर क्या आएगा पेपर में, 3-3 नंबर का। अगला यहाँ पे 19 वाला क्या है, कानून को परिभाषित कीजिए। कानून क्या होता है? तो विभिन्न विद्वानों ने कानून को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। सबसे पहला, अरस्तु का मानना है कि यह मानव की प्रकृति में निहित है और मानव प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। और एबी डायसी के शब्द में देखें तो कानून जनमत का एक क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। अगला है 20 नंबर वाला, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो अल्पसंख्यक वर्ग से तात्पर्य एक सांस्कृतिक, जाति या नस्लीय रूप से अलग समूह समूह जो सह अस्तित्व में है लेकिन एक अधिक प्रभावशाली समूह के क्या है, अधीन है। अब यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है, ठीक है ना? लघु उत्तरी प्रश्न, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे साक्षात्कार, साक्षात्कार के गुणों का वर्णन कीजिए। तो सामान्य अर्थों में साक्षात्कार से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से वार्तालाप के द्वारा उसकी योग्यता, ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त करना है और इसके निम्नलिखित गुण हैं। सबसे पहला गुण क्या है, इस पद्धति का सबसे बड़ा महत्व इसकी मनोवैज्ञानिक उपयोगिता और व्यक्ति के विचार, भावनाएं आदि की जानकारी इस विधि से किया जा सकता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के गोपनीय एवं आंतरिक बातों की जानकारी की जा सकती है। यह लचीली विधि है जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे 22वां नंबर, सामाजिक आंदोलन के कारणों की क्या करिए, विवेचना कीजिए। उत्तर में क्या लिखेंगे, सामाजिक आंदोलन के कारण क्या क्या थे। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने सामाजिक आंदोलन के विभिन्न कारकों का उल्लेख किया जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। सबसे पहला कारक, आंदोलन का प्रारंभ शिक्षित वर्ग द्वारा ही किया जा सकता है और आंदोलन की गति उन्हीं स्थानों पर तीव्र होती है जिस स्थानों पर शिक्षित समाज क्या होता है, अधिक होता है। अगला, सामाजिक वर्गों में असंतोष भी सामाजिक आंदोलन का क्या होता है, कारण होता है। अगला यहाँ पे, जब किसी समाज में आर्थिक या सामाजिक असंतुलन पैदा होता है तब आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि बनती है। अगला यहाँ पे, नातेदारी को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रमुख श्रेणियों का आप लोग अध्ययन मतलब वर्णन कीजिए, इसके क्या क्या प्रमुख आपके होते हैं। चलिए देखते हैं नातेदारी का तात्पर्य क्या होता है। तो नातेदारी का शाब्दिक अर्थ संबंध होता है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों परंपरागत परंपरा परंपरा परंपरात्मक संबंधों का क्या होता है, आधार होता है। उसके बाद 24वां है, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। दिव्यांगों की क्या क्या प्रमुख समस्याएं थी। दिव्यांगता मस्तिष्क या शरीर की एक ऐसी दशा या स्थिति है जो व्यक्ति के कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में अक्षमता, कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो उनके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयी प्रयासों के बावजूद शैक्षणिक संस्थाओं में बाधाएं बनी होती हैं। भेदभाव, दुर्गम कार्यस्थल और आवास की कमी अक्सर उनके रोजगार के अवसरों को क्या सीमित कर देती है। दिव्यांगता के अतिरिक्त वित्तीय तनाव भी रहता है। अगला यहाँ पे 25 नंबर वाला है। 25 नंबर क्या है, भारत में किसानों की आत्महत्या के कारण का वर्णन कीजिए। जो किसान हैं वो क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। ध्यान देना, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 70% अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में कार्यरत है। मतलब कि जो भारत है अपना, ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कृषि ज्यादा की जाती है और भारत में अगर 100 आदमी है तो उसमें से 70 आदमी कृषि करके अपना भरण पोषण करते हैं, मतलब अपने घर को, अपने पेट को पालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और किसानों की आत्महत्या का एक बड़ी चिंता विषय है। 1997 से 2005 के बीच भारत में हर 32 मिनट में एक किसान ने आत्महत्या की है। जब 1997 से 2005 का अगर हम देखें जो टाइमलाइन एक था, इसमें हर 30 मिनट में एक किसान मरता था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत था। प्रमुख कारणों में प्राकृतिक आपदाएं, बढ़ती कृषि लागत, निरक्षरता, परंपरा और संस्कृति किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती थी। जैसे मान लीजिए आपने
कोई चीज की बुआई की, आप किसान हैं, तो अगर आपने कोई बुआई किया तो उसकी पैदावार सही से नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे? आत्महत्या कर लेंगे। तो यही सब करते थे। अगला यहाँ पे भारत में उदारीकरण को परिणामों का उल्लेख कीजिए। भारत में उदारीकरण के परिणाम क्या-क्या थे? तो भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया एक आरंभ वर्ष 1991 से माना जाता है। उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम था। उदारीकरण के बाद उद्योगों की स्थिति सुधरी है और औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों को विदेशों से उच्च तकनीकी प्राप्त होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई और सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र में दिखाई देता है। परंतु उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं और अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है। छोटे उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामना करने में क्या हो रहा है? विफल हो रहा है। उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न भैया 8 नंबर वाले, चल देख लेते हैं। अब इसमें ध्यान ध्यान देना, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हमें 50 शब्दों में लिखना है और इसमें आपके ऑप्शनल मिलेगा। पहला नहीं आ रहा तो सेकंड वाला कीजिए, सब कुछ मैं आल्ट का पढ़ा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा सर। यहाँ पे दीर्घ उत्तरी प्रश्न करिएगा। चलिए है क्या, ध्यान देना। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। उत्तर में क्या लिखेंगे? भारत में हरित क्रांति उस अवधि से तो संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाले बीज के किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो गई। हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला क्या परिणाम है? ध्यान देना। सबसे पहला परिणाम है हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव आया। अब ग्रामीण समाज बाजारोन्मुख एवं प्रगतिशील हो गया। अगला, किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक और शैक्षिक स्तर का क्या हुआ? विकास हुआ। अगला पॉइंट, इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने स्व केंद्रण की भावना का विकास हुआ, जिससे पारंपरिक संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार की व्यवस्था प्रचलन में आई। उसके बाद हरित क्रांति के कारण ग्रामीण सामाजिक तना बाना में बदलाव आया और पारंपरिक रूप से चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि क्या हो गए? समाप्त हो गए। अगला यहाँ पे क्या लिखेंगे पॉइंट में? हरित क्रांति के विषय में यह कहना अनुचित होगा कि यह छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद रही और इसका परिणाम यह हुआ कि धनी और निर्धन किसानों के बीच असमानताएं बढ़ती रही। अथवा में जात की परिभाषा कीजिए दीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं का आपको वर्णन भी करना है। चलिए देखते हैं सर, यहाँ पे यथवा वाला आप खुद कर लेना, ठीक है ना? हर चीज भैया मेरे ऊपर मत रहो यार, कुछ अपने से भी मेहनत कर लो, अपने से भी मेहनत कर लो। अगला है आप पे प्रश्न, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर में क्या हो गया? लोकतंत्र सरकार एक राजनीतिक रूप है जिसमें शासन शक्ति लोगों से सर्वसम्मति प्रत्यक्ष जनमत संग्रह द्वारा या लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त की जाती है। विद्वानों द्वारा निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले ब्रायसी के अनुसार प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें किसी राज्य की शासन का शक्ति कानून रूप से किसी विशेष वर्ग में नहीं बल्कि पूरे समुदाय के सदस्यों में क्या होती है? निहित होती है। प्रोफेसर सिले के अनुसार अगर आप देखेंगे तो प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सबका हिस्सा होता है और इस प्रकार लोकतंत्र सहमति पर आधारित सरकार का एक रूप है जिसमें जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार का निर्णय किया गया। लोकतंत्र के दबाव समूह की भूमिका क्या क्या है? तो सबसे पहली भूमिका है, ध्यान देना, सबसे पहली भूमिका क्या है यहाँ पे? दबाव समूह ऐसे संगठन है जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते और न ही अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। इसके बजाय वो अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह आम जनता एवं सरकार के बीच एक कड़ी है एवं संचार का साधन के रूप में कार्य करते हैं और लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी संभव बनाते हैं। दबाव समूह सामाजिक एकता के प्रतीक है क्योंकि व्यक्तियों के सामान्य हितों की अभिव्यक्ति के लिए जनसाधारण और निर्णय लेने के बीच अंतर को कम करता है। अथवा में ये नहीं आ रहा है तो इसका आंसर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है 29 वाला यहाँ पे? सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है और इसके विभिन्न प्रकार की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, लास्ट प्रश्न है। सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति या संगठनों
के विशाल अनौपचारिक समूह शामिल होते हैं, जिसका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। सामाजिक आंदोलन कई प्रकार के होते हैं और इनके निम्न वर्गीकरण में बांटा गया है। जैसे पहला, प्रतिदानात्मक अथवा रूपांतरण सामाजिक आंदोलन, सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन और प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। उदाहरण के लिए स्वरूप, केरल के इजहावा समुदाय के लोगों के ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को क्या बदला है। उसके बाद यहाँ पे सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, जो कि वर्तमान सामाजिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है। और उदाहरण स्वरूप सूचना का अधिकार एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं, प्रायः राज्य सत्ता पर आधारित के द्वारा। उदाहरण स्वरूप रूस में बोलोसेविकी क्रांति, जिसने जार को अपदस्थ करके साम्यवादी राज्य की स्थापना की। अथवा में आप ये वाला सवाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला, जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते? सरकार द्वारा जनजातियों के हितों के किए गए प्रयत्नों का क्या करिए, उल्लेख कीजिए। तो ये रहा आपका समाजशास्त्र का पेपर 2025 वालों के लिए। आप ऐसे ही पूरे समाजशास्त्र का पेपर तैयार करवा देंगे, टेंशन मत लेना। आपको चैनल से जुड़ना है। ये क्लास 12 सोशियोलॉजी 2025 का मॉडल एकदम गेस्ट पेपर है आने वाला, आप इसे तैयार कर लेना। विथ सॉल्व मैंने समझाया है। और चैनल से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े। आप अपने जो दोस्त हैं आर्ट वाले, उनको शेयर करिए, अपने भाई बहन को शेयर करिए कि हाँ सर आ गए हैं। फर्स्ट इन यूट्यूब यूपी बोर्ड में पहली बार है जो कि आपको पूरा पेपर मिल रहा है। देन आपको आना है, चैनल से जुड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।